अपने चैनल एक्सपर्ट क्लासेस में। आज मैं आप सभी के साथ अकाउंट्स शेयर करने वाली हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एक्सेट्रा। तो हम आ जाते हैं अपने चैप्टर के ऊपर। अभी सबसे पहले हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। एंड अगर आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में जानना है तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन किन दो बेसिस पर की गई है। बेसिकली दो मेथड से क्लासिफिकेशन करी गई है, न्यू मेथड एंड ओल्ड मेथड। जो न्यू मेथड है क्लासिफिकेशन का उसको हम बोलते हैं मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, और जो पुराना मेथड है उसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। मतलब दो तरीके से क्लासिफिकेशन की गई है, न्यू मेथड एंड ओल्ड मेथड। न्यू मेथड को हम बोलेंगे मॉडर्न अप्रोच या फिर मॉडर्न क्लासिफिकेशन, और जो ओल्ड मेथड है उसको हम बोलेंगे ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। अभी हम पढ़ते हैं ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के बारे में। Beta, on the basis of traditional classification, these accounts are divided into two parts. The first one is personal account, and the second one is impersonal account. ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट एंड द सेकंड वन इज इम्पर्सनल अकाउंट। अभी हम पर्सनल अकाउंट के बारे में पढ़ते हैं। पर्सनल अकाउंट बेसिकली बेटा पर्सनल क्रिएचर ऑफ गॉड या कंपनी या कोई भी फर्म या कोई भी इंस्टीट्यूशन। समझाती हूँ आपको। पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स को शो करता है जो किसी भी क्रिएचर ऑफ गॉड के, यानी कि किसी भगवान के इंसान के, भगवान ने जिस इंसान को बनाया उसका अकाउंट हो, या फिर किसी कंपनी का अकाउंट हो, या फिर किसी फर्म का अकाउंट हो। उन अकाउंट्स को हम पर्सनल अकाउंट्स में बोलते हैं। और इम्पर्सनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं बेटा? इम्पर्सनल अकाउंट्स वो अकाउंट्स होते हैं जो हमारे डील करते हैं एसेट्स से। एसेट इन द सेंस बेटा, एसेट्स मतलब हो गया आपका प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी, फर्नीचर, लैंड या कैश, कुछ भी चीज जो आ गई वो आपकी एसेट्स में आ गई। ठीक है। और किसके साथ डील करता है ये? इनकम अकाउंट्स, लोन अकाउंट्स एक्सेट्रा। तो अभी आपको ये चीज क्लियर हुई होगी कि ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में अकाउंट्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पर्सनल अकाउंट एंड इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जिनमें क्रिएचर ऑफ गॉड्स के अकाउंट होते हैं, मतलब भगवान के बनाए गए प्राणियों के अकाउंट होते हैं, किसी कंपनी के अकाउंट हुआ, किसी फर्म का अकाउंट हुआ, या फिर किसी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट हुआ। अब हम आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट पर। तो इम्पर्सनल अकाउंट डील करता है सभी प्रकार के एसेट्स के साथ। इनकम अकाउंट भी इसी के अंदर आते हैं, साथ ही साथ में लोन अकाउंट्स भी इसी के अंदर आते हैं। अभी हम पर्सनल अकाउंट्स को क्लियर करते हैं गाइस। पर्सनल अकाउंट तो बेसिकली पर्सनल अकाउंट तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। The first one is natural personal account. The second one is artificial personal account. And the third one is representative पर्सनल अकाउंट। अब हम आते हैं नेचुरल
पर्सनल अकाउंट में पहले एक चीज क्लियर कर देती हूँ आप सभी को कि पर्सनल अकाउंट्स के अंदर 3 टाइप ऑफ अकाउंट्स आते हैं, नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, artificial personal account, and the next one is representative personal account. Now we will define each account. The first one is natural personal account. Natural personal account में बेटा वो सभी अकाउंट्स आते हैं जो ह्यूमन बींग्स के होते हैं या फिर क्रिएचर ऑफ गॉड के। किसी भी इंसान के अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट्स में पढ़ते हैं। अब हम आते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में, जो क्या है, इन द आईज ऑफ लॉ, मतलब कानून की नजर में तो ये एक जीवित इंसान के अकाउंट है, बट एक्चुअल में ये किसी जीवित इंसान के अकाउंट नहीं होते हैं। क्यों? एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है एक्सपर्ट इंटरनेशनल स्कूल या कुछ भी, तो मैंने अपने स्कूल का एक पर्सनल अकाउंट बनाया हुआ है। उस पर्सनल अकाउंट में सभी बच्चों की सैलरी आती है, तो कोई भी बच्चा उस अकाउंट में शेयर करता है अपनी जो फीस वगैरह है। अब वो अकाउंट डिटेल्स जो है मेरे पास भी हैं, सभी टीचर्स के पास है, साथ ही साथ में प्रिंसिपल, ओनर सबके पास है। वहां पर फीस की जितनी भी डिटेल्स है वो सारी जमा होती है। अभी वो सिंगल अकाउंट हैंडल करता है पूरे स्कूल के शेयर्स को, वो सिंगल अकाउंट स्कूल के शेयर को हैंडल करता है। तो एक ऐसा अकाउंट जो खुद में एक जीवित इंसान है, जो पूरे स्कूल को पूरा हैंडल कर रहा है, तो ऐसे अकाउंट को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। एक एग्जांपल हम फर्म का भी ले सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म का ले सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म कैसी है? मैंने और मेरे फ्रेंड ने मिलकर एक कंपनी खोली जिसमें हम दोनों ने 50-50 शेयर करा है। अभी जो उसकी अर्निंग होगी, अब जो अर्निंग होगी हमें उस अर्निंग का मतलब जो हम उससे कमा रहे हैं उसका भी तो 50-50 हम लोगों को चाहिए होगा। तो अगर हम सिंगल या फिर मैं अपना बैंक अकाउंट उसमें लगा लूं या अपने फ्रेंड का बैंक अकाउंट लगा लूं तो उससे आगे चल के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। इसलिए उस टाइम पर हमारा एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट खोला जाता है जो पार्टनरशिप के लिए होता है। उसमें क्या होता है, जो भी कंपनी की अर्निंग होती है वो सारी उसी अकाउंट में जाती है और उस अकाउंट के थ्रू ही हम फिर 50-50 पार्टनरशिप में वो अर्निंग डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसे अकाउंट्स को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, जो लॉ के आंखों में जीवित इंसान के अकाउंट है, बट एक्चुअल में ये जीवित इंसान के अकाउंट नहीं होते। अब हम आ जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। तो बच्चों, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में मैंने सुना है कि ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो उसको क्लियर करने के लिए हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मेरी एक कंपनी है और उसमें मैंने 100 एम्प्लॉयज रखे हैं और वो 100 एम्प्लॉयज 1 फैब को उनकी जो सैलरी है वो ड्यू हो जाती है, बट मैं उनको कब पे करती हूँ? 7th फैब पर। ओके, मेरी एक छोटी सी कंपनी है जिसमें मैंने 100 एम्प्लॉयज रखे हुए हैं और उनकी जो सैलरी है वो 1 फैब को ड्यू हो जाती है और मैं उन्हें पेमेंट कब करती हूँ? 7th फैब को करती हूँ। तो अभी मैं जो पेमेंट की जो एक एंट्री है वो किस तरीके से करूंगी बेटा? मैं कुछ इस तरीके से उनकी पेमेंट की एंट्री करूंगी। सैलरी डेबिट टू एम्प्लॉय एक्स अकाउंट, मतलब एम्प्लॉय एक्स के अकाउंट में ये सैलरी मैं डेबिट कर रही हूँ। अब इसी तरह से अगर मैं बनाऊं तो मेरे पास अभी मैंने एक्स का बनाया है वाई जेड ए बी सी सो ऑन 100 एम्प्लॉइज की स्टेटमेंट मुझे कुछ इसी तरीके से बनानी पड़ेगी। अब मुझे इस तरीके से ना बनानी पड़े, इसलिए अपना काम आसान करने के लिए मैंने एक सिंगल अकाउंट बनाया है, जो कौन सा अकाउंट है? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये कैसा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। मैं क्या करती हूँ कि सभी एम्प्लॉयज की सैलरी एक ही अकाउंट में डाल देती हूँ, उसके बाद फिर उसे डिवाइड कर करके हर एम्प्लॉय को वो भेज दी जाती है या पे कर दी जाती है। अभी इसका एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं।
आपको रेंट पर दिया हुआ है और हर पर्सन मुझे रेंट पे करता है। तो अभी मैं हर किसी की अलग अलग स्टेटमेंट बनाऊंगी। इससे बेटर मैंने क्या करा, एक सिंगल अकाउंट बनाया जिसमें हर कोई रेंट पे करता है और मुझे पता रहता है कि इतना आउटस्टैंडिंग रेंट मेरे पास आना चाहिए। ठीक है गाइस, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल हो गया रेंट अकाउंट, या फिर आप कोई भी और अकाउंट इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक्रूड अकाउंट। एक्रूड अकाउंट जैसे कि मैंने अपना जो अमाउंट ऑफ मनी है वो मैंने इंटरेस्ट पर दे रखी है, ब्याज पर दे रखा है, तो वो ब्याज मेरे पास मंथली आती है, तो वो मेरे किस टाइप के अकाउंट में आएगी, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में। अगर इसको समझते हैं हम इजी वे में, तो ये एक ऐसा अकाउंट है जो सिंगल पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब क्या है, देखिए अभी मैंने बताया था कि ये मेरे हर एक एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो एम्प्लॉय एक्स हो, वाई हो, जेड हो, ए हो, बी हो या सी हो। तो एक ऐसा अकाउंट विच रिप्रेजेंट द सिंगल पर्सन इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। होपफुली गाइस आपको ये समझ आ गया होगा। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज इम्पर्सनल अकाउंट। Impersonal account. Impersonal account are divided into two parts, real and nominal. सबसे पहले हम नॉमिनल को क्लियर करते हैं बेटा। नॉमिनल जो है, नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो रिलेट करता है किसी भी एसेट, किसी भी प्रॉपर्टी, जैसे फर्नीचर हो गया या कुछ भी चीज हो गई, एक बिजनेस की, किसी भी बिजनेस की प्रॉपर्टी को, प्रॉपर्टी के जितने भी एक्सपेंस होते हैं, मतलब सामान खरीदना बेचना, वो सारी चीजें किस में आती है, नॉमिनल अकाउंट में आती हैं। इनकम, लॉस एंड गेन्स, इनकम में जो लॉस हो रहा है वो भी नॉमिनल अकाउंट में आता है और इनकम में जो गेन हो रहा है वो भी नॉमिनल अकाउंट में आता है। साथ ही साथ में प्रॉफिट ऑन सेल, किसी भी चीज को, जैसे मान लीजिए मैंने टी शर्ट ली है जो मैंने 75 में परचेज करी है और मैं उसे सेल कितना में कर रही हूँ, 100 रुपीज में कर रही हूँ, तो मुझे 25 का प्रॉफिट हुआ, तो वो भी किसमें आएगा, हमारा नॉमिनल अकाउंट में आएगा। और अगर मैंने 100 रुपीज की टी शर्ट ली और वो मुझे सेल 75 में करनी पड़ रही है, देन आई एम गेटिंग लॉस ऑफ 25 रुपीज। तो अभी यहाँ पर क्या है, ये लॉस ऑन सेल भी किसमें आएगा, नॉमिनल अकाउंट्स में आएगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है आपको नॉमिनल अकाउंट क्लियर हो चुका होगा। अब हम आते हैं रियल अकाउंट्स पर। रियल अकाउंट बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, टैंजिबल एंड इंटैंजिबल। बेटा सबसे पहले हम रियल अकाउंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या होता है, बिजनेस प्रॉपर्टी, जितनी भी बिजनेस प्रॉपर्टी होती है वो सारी हमारी रियल अकाउंट में आती है, बिजनेस प्रॉपर्टी या फिर एसेट। ओके, अब हम इंटेंजिबल और टेंजिबल और इंटेंजिबल को क्लियर करते हैं। तो अभी एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। कोई भी बिजनेस है, मान लीजिए मैं एक कोचिंग क्लास खोलूं, उसमें मुझे सबसे पहले टेबल और बेसिकली फर्नीचर चाहिए होगा, चेयर्स, टेबल एंड टीचर चेयर, बोर्ड एंड मार्कर एक्सेट्रा। तो वो सारी चीजें कितने की आई, उनका सेल करने कितने, उनको अगर मैं सेल करूं तो कितने में होंगे, वो परचेस मैंने कितने में करी, वो सारी कौन से अकाउंट में आती है, रियल अकाउंट में आती है। अभी हम रियल अकाउंट जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है बेटा, एक टेंजिबल में एंड द सेकंड वन इज इंटेंजिबल। टेंजिबल ऐसे अकाउंट्स हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट्स ऐसे रियल अकाउंट्स हैं बेटा जिनको हम कैन बी सीन, जिन्हें हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, साथ ही साथ में हैव मनी वर्थ, मतलब उनकी कुछ वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसी चीजें जिनको हम टच कर सकते हैं, उन्हें देख सकते हैं और उनकी कुछ वैल्यू है। ठीक है, जैसे कि मैंने भी एक एग्जांपल दिया कोचिंग का।
कोचिंग में मैं अगर टेबल या फिर कोई भी फर्नीचर ले रही हूँ तो उसको मैं टच भी कर सकती हूँ, उसे देख भी सकती हूँ, साथ ही में उसकी एक वैल्यू है, मैंने उसे 1000 रुपए में खरीदा है और मैं उसे सेल कर सकती हूँ 1000 रुपए में, ठीक है, तो उसकी कुछ वैल्यू है। तो इसके एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर, ये सब इसके एग्जांपल हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं बेटा इंटेंजिबल पर। आपको टेंजिबल क्लियर हो गया होगा, अब हम आ जाते हैं इंटेंजिबल पर। अभी हमारा इंटेंजिबल का क्या काम है, इंटेंजिबल भी डील करता है एसेट्स के साथ, मतलब प्रॉपर्टी के साथ, ये भी प्रॉपर्टी के साथ ही डील करता है। बट टेंजिबल को हम कैन बी सीन, कैन बी फील, द नेक्स्ट इज हैव मनी वर्थ। इंटेंजिबल पर आते हैं हम, तो कैन नॉट बी सीन, इसे हम देख नहीं सकते, कैन नॉट बी टच्ड, इसे हम टच भी नहीं कर सकते। एंड द लास्ट वन इज हैव मनी वर्थ, लेकिन इसकी वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारा रिबॉक है, रिबॉक ने इतना नाम कमा लिया है, इतना नाम कमा लिया है कि अगर हम उसके क्लॉथ्स लेने जाएं तो हम क्या करेंगे, हम उसकी क्वालिटी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे उसका टैग, जो क्या है रिबॉक का टैग है, हमें पता चल गया रिबॉक की, दैट मीन्स ये अच्छी क्वालिटी की होगी। अब रिबॉक चाहे तो अपना नाम, अपनी जो एक इमेज है उसे सेल कर सकता है, मतलब बाहर बेच सकता है, ये उस टाइप की प्रॉपर्टी होती है बेसिकली। इसके अंदर आते हैं हमारे राइट्स, जैसे पेटेंट राइट, कॉपीराइट एंड ट्रेड राइट या ट्रेडमार्क। मतलब कि अपनी एक इमेज, अपनी एक नाम, उसको इसमें सेल कर अपने, मतलब हम नॉर्मल सी चीज है, हम रिबॉक के नाम को छू नहीं सकते क्योंकि वो एक पर्सन नहीं है, वो एक सिंगल इमेज है, हम उसे छू नहीं सकते, बट उसकी कुछ वैल्यू है, अगर कोई उसे परचेज करना चाहे तो वो लाखों करोड़ों में सेल होगी। तो थैंक यू गाइज, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।